भेजेगा। कहां पर? जहां पर आपके इंजर्ड टिश्यू है, जहां पर आपको चोट लगी है। और जो इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स और विटामिन के मिलते हैं तो उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। देन थोड़ी देर के बाद यहां पर कैल्शियम आएगा और कैल्शियम इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट है। तो एक तो थ्रोम्बिन हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना, वो फाइब्रिन में टूटने लग जाएगा। ये एक पॉलीमर है, बहुलक है, बहुत सारी फाइब्रिन से ये बना था। तो ये धीरे 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 इसके फाइब्रिन अलग होंगे और धीरे धीरे जैसे बहुत सारे फाइब्रिन आएंगे तो बच्चा ऐसे जंजाल सा बन जाएगा खून का। और खून का जंजाल को ये आप क्या बोल दोगे? ब्लड का क्लॉट हो गया। क्या हो गया? ब्लड का क्लॉट हो गया। ठीक है। हाँ, फाइब्रिनोजन मेन प्रोटीन क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता तो ये फाइब्रिन नहीं निकलते बहुत सारे, और जब फाइब्रिन नहीं निकलते तो ये जाल नहीं बनता और ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ये क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। कौन कौन से क्वेश्चन बन गए? थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेंगे, कैल्शियम एक्टिवेट करेगा, लीवर से विटामिन के आएगा, इतने सारे प्रोटीन जुड़ेंगे और ब्लड का क्लॉट हो जाएगा। ब्लड का क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कि क्लॉटिंग कैसे होता है। ऐसे होता है बच्चा। टाइम कितना लगता है? मैम कैल्शियम कहां से आएगा? बच्चा कैल्शियम हमारे खून के अंदर ही होता है। बोला ना मैंने, कहां का कैल्शियम? खून का कैल्शियम। आप लोग सुनते नहीं है ध्यान से। ठीक है, चलो ये आपका क्लॉटिंग हो जाएगा और क्लॉटिंग में टाइम लगता है मैम 4 से 5 मिनट। कितना टाइम लगता है? 4 से 5 मिनट। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में पक्का एक चीज आई होगी कि मैम ये क्लॉटिंग चोट लगती है तभी क्यों होता है, ये नॉर्मल डेज में क्यों नहीं होता? मान लो मैम कि मेरे बॉडी में ये सारे के सारे क्लॉटिंग वाले प्रोटीन हैं और मुझे चोट लगी तो क्लॉटिंग हो गया। बट मैम ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे बॉडी के अंदर ही कभी बॉडी के अंदर ही खून जमना स्टार्ट हो जाए? भाई पॉइंट तो वैलिड है। ये सारी चीजें कहाँ हैं? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन के सब खून के अंदर है। तो मैम अंदर ही खून का क्लॉट क्यों नहीं जम जाता कभी भी? हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो दौड़ क्यों रहा है? वो अंदर क्यों नहीं जम सकता? ठीक है, तो आप बताएंगे क्योंकि हमारे खून के अंदर एक होता है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। और कौन सा? आप बताएंगे अंदर खून क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे खून के अंदर क्या होता है? हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन। और ये हिपैरिन अंदर ही खून को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर खून का थक्का क्यों नहीं जमता? आप बताओगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर हिपैरिन होता है। और ये हिपैरिन कौन बनाता है? मैम आपने पढ़ाया था हमें, थोड़ा बहुत अमाउंट तो बेसोफिल्स बनाती हैं और कुछ हेपैरिन लीवर द्वारा प्रोड्यूस भी किया जाता है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे बॉडी में हेपैरिन है इसलिए हमारा खून नहीं जमता। बट बच्चा अगर किसी में एक हेपैरिन की कमी हो जाएगी तो उस इंसान में मानो ऐसे खून जा रहा था, ये खून दौड़ रहा था, समझे? मेरी नसों में इसका खून दौड़ रहा है, तो ये खून दौड़ रहा है आपका। बट अगर जिस दिन इसमें हेपैरिन ने दौड़ना बंद कर दिया ना, उस दिन क्या होगा? ऐसे अंदर ही जाला बन जाएगा, ऐसे ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, आपकी नसें फट जाएंगी। आपकी नसें क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी बच्चा। और नसें फट जाएंगी, उस स्टेज को बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस। उसको बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस। अंदर ही क्लॉट बन गया रुधिर का, आपकी नसों के ऊपर प्रेशर डलेगा, आपकी नसें फट जाएंगी। ठीक है, यस, ये प्रोटीन है हिरेंद्र, मैंने लिखा तो है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, और ये प्रोटीन की फॉर्म में होता है बच्चा। और इसको कौन बनाता है? बेसोफिल्स या लीवर। इसको अपनी कॉपी में जब भी लिखो स्टार करके लिखेगा, क्योंकि एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन प्रोटीन। ठीक है, चलो हो गया मैम। अब आपने कभी सुना होगा, हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मैम जब हिपैरिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अगर आपके बॉडी में हिपैरिन की कमी हो गई, मान लो कोई भी रीजन से हिपैरिन की कमी हो गई है ना,
अब क्या होगा, हाँ ब्रेन हैमरेज ऐसे ही होता है दीपा शर्मिश्रा, जब आपके बॉडी के खून, आपके ब्रेन के अंदर खून जमने लग जाता है तो ब्रेन हैमरेज का एक चांसेस यही बनता है। हिपैरिन की कमी होती है तो डॉक्टर आपको देते हैं बच्चा आर्टिफिशियल हिपैरिन। आपको क्या देते हैं, आर्टिफिशियल हिपैरिन देते हैं, कृत्रिम हिपैरिन देते हैं आपको। डॉक्टर बोलेंगे देखिए आपकी बॉडी के अंदर हिपैरिन की कमी हो गई है, अब आपको आर्टिफिशियल हिपैरिन देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल हिपैरिन क्या होता है, उसका नाम होता है हीरुडिन। क्या नाम होता है बच्चा, हीरुडिन। और ये हीरुडिन किससे बनता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवा ऑफ लीच। लीच समझते हैं, लीच देखिए आपने, जोंक, जोंक के लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जोंक के लार में। तो आप याद रखिएगा जब हमारे बॉडी में किसी दिन हिपैरिन की कमी हो जाती है तो आपको डॉक्टर हीरोडिन देगा, और वो लीच जो होती हैं, जो जोंक होती हैं, उनके लार में, उनके सलाइवा में पाया जाता है। ये तो बात होगी जब हमारे बॉडी में हिपैरिन की कमी होती है तब। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और आता है, चाहे आप केमिस्ट्री का मानो चाहे आप बायोलॉजी का मानो, क्वेश्चन आता है कि ब्लड बैंक में जब आपने खून दिया किसी को तो ब्लड बैंक में खून जमता क्यों नहीं है, ब्लड बैंक में खून जमता क्यों नहीं है। भाई हमारे बॉडी में तो क्या था, हमारे बॉडी में तो हिपैरिन था तो वो जमने नहीं देता है। बट अब क्वेश्चन आता है कि मैम हमारे बॉडी में तो हिपैरिन था तो जमने नहीं दिया। अब बात आती है कि ब्लड बैंक में खून क्यों नहीं जमता। कभी आपने खून जमा देखा है, खून की कभी बर्फ जमी हुई देखी है, कभी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि ब्लड बैंक में 2 केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं। कौन कौन से, पहला है कैल्शियम, पहला आप लिखेंगे यहां पर कैल्शियम सिट्रेट। आप बताएंगे कि ब्लड बैंक में खून के अंदर कैल्शियम सिट्रेट या दूसरा सोडियम ऑक्जिलेट डाला जाता है, सोडियम ऑक्जिलेट। ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड बैंक में खून को जमने नहीं देते हैं। ठीक है, और एक अच्छा ब्लड अगर मैं बताऊं तो वो मतलब 40 से 45 दिन तक का ही एक अच्छा खून होता है, उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत चांसेस हो जाए खून खराब होने के। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि ब्लड बैंक में इसलिए नहीं जमता क्योंकि इसके अंदर 2 केमिकल कंपाउंड रासायनिक यौगिक यूज होते हैं, पहला कैल्शियम सिट्रेट, दूसरा सोडियम ऑक्जिलेट। ये हमारे बॉडी में हीरोडिन कब देते हैं, जब हिपैरिन की कमी होती है। तो ये आपके प्लेटलेट से कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिया है। मैम एमजी क्या करते हैं, एमजी का यहाँ कोई काम नहीं होता है। ठीक है, चलो ये आपका प्लेटलेट से सारे पॉइंट्स हो गए। अब बात आती है मैम डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, बिम्बाणुओं की बीमारी, प्लेटलेट्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। बिम्बाणु की बीमारी मतलब प्लेटलेट्स कम हो गया तो क्या और ज्यादा हो गया तो क्या। देखो अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, पीएल की कमी हो जाती है, आप बताओगे प्लेटलेट्स की कमी, तो मैम नो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट नहीं जमेगा मैम और ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, खून ज्यादा निकल जाएगा और आप मर जाओगे मैम बिना खून के। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स की कमी होने से या तो क्लॉटिंग में टाइम ज्यादा लग जाता है, बट या तो प्लीज धर्मवीर सिंह को यहां से ब्लॉक कीजिए, प्लीज धर्मवीर सिंह को यहां से ब्लॉक कीजिए। इनको थोड़ा लेवल और चाहिए, इससे ज्यादा लेवल नहीं मिल सकता इनको, इनको यहां से ब्लॉक कीजिएगा। धर्मवीर सिंह मुझे लगता है आप यहाँ के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लायक नहीं है यहाँ के पढ़ने के, तो प्लीज आपको जहां से लेवल अच्छा मिलता है आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने नहीं कहा था कि यहाँ पर आपको हम पीएचडी करवाएंगे साइंस में, तो आपको अगर आपको लगता है कि यहां पर पीएचडी होगी तो वो पीएचडी नहीं होगा, तो प्लीज आप धर्मवीर सिंह को यहां से ब्लॉक कर दिया जाए। धर्मवीर सिंह अगर आपने फ्री में बैच लिया है 1 रुपए में तो आपका 1 रुपए रिफंड हो जाएगा, अगर आपने कुछ पेमेंट किया है तो वो भी आपको रिफंड हो जाएगा, वो आप मैनेजमेंट से यहां से मैनेजमेंट से आप ले सकते हैं, अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। अगर फ्री में है तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आपने कुछ पेमेंट किया है तो वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स की कमी से ब्लड का क्लॉट नहीं होता है या ब्लीडिंग रुकती नहीं है। आपको चोट
लगेगी तो खून रुकेगा नहीं, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं और आपकी डेथ भी हो सकती है। बट दूसरा, अगर मैम प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाएं तो क्या हो जाएगा? अगर मैम प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा हो जाए, अंदर ही अपने बॉडी में प्लेटलेट्स ज्यादा बन जाएं तो क्या हो जाएगा? जब प्लेटलेट्स ज्यादा होती हैं, जब प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाती हैं बच्चा, तो उस स्टेज को बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस। उसको बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस। और थ्रोम्बोब्लास्टिस का मतलब है क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अंदर ही थ्रोम्बोब्लास्ट का मतलब यहाँ पर होता है फॉर्मेशन होना, क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के अंदर ही क्लोट बन जाता है, हमारे शरीर के अंदर ही क्लोट बन जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है और आप मर सकते हो। धर्मवीर सिंह कह रहे हैं मैम एग्जाम के लेवल में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं धर्मवीर सिंह? क्या मुझे बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है धर्मवीर सिंह कि आप किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं और आपने ये बैच परचेज कर रखा है। चलो तो याद रखिएगा, अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। और अगर प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाती है बच्चा, तो थ्रोम्बोब्लास्टिस अंदर ही क्लॉट बन सकता है। 2 बीमारियां तो ये हो गई हैं। दूसरा, इसके अलावा तीसरा आप याद रखेंगे, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। अब इसमें क्या होता है, इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद रखने हैं। हीमोफीलिया, कभी ना कभी आपने इसका नाम पक्का सुना होगा, है ना? कभी ना कभी आपने इसका नाम। तो धर्मवीर सिंह, अगर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो शायद आपको इस मार्केट में कोई भी यहां से इतना अच्छा लेवल नहीं देता होगा, ठीक है? और बाय बाय धर्मवीर सिंह, आपका टाइम्स कोचिंग के साथ इतना ही सफर था और मुझे उम्मीद है आप दूसरी ईमेल आईडी से ये बैच ना परचेज करें। सज्जन इधर आइएगा, धर्मवीर सिंह को ब्लॉक कीजिएगा। मैडम साइंस स्पेशल फोर्स से धर्मवीर सिंह के नाम के लड़के को ब्लॉक कर दीजिए। और कोई और भी बैच ले रखा है तो आप उसको भी वहां से ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले, हाँ, रेलवे एनटीपीसी जिसने लिखा है इसको ब्लॉक कर दीजिएगा। चलो, उम्मीद है मुझे धर्मवीर सिंह दूसरी ईमेल आईडी से ये बैच ना परचेज करें। चलो आइए दूसरा, हीमोफीलिया क्या होता है? आप पहला पॉइंट याद रखेंगे, इट इज ए जेनेटिक डिजीज। इट इज ए जेनेटिक डिजीज, या यह एक आनुवंशिक बीमारी है, आनुवंशिक रोग है। अब आनुवंशिक का मतलब क्या होता है मैम? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला बीमारी को कहा जाता है जेनेटिक डिजीज या आनुवंशिक रोग। दूसरा, इस बीमारी का नाम होता है रॉयल डिजीज। इसको बोलते हैं आप रॉयल डिजीज या इसको बोलते हैं आप शाही बीमारी, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है रॉयल फैमिली में हुई थी सबसे पहले। और रॉयल फैमिली किसकी फैमिली? तो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली के में हुआ। जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उसकी फैमिली में हुआ था, ऐसा बोला जाता है। इसको यहाँ अमन कह रहे हैं मैम एक मेरा क्वेश्चन है, मानव की त्वचा को रंग कौन देता है? बेटा मैंने कोई 20 बार बताया होगा, मिलेनिन। जब आपको मैंने कोई दूसरे आपने बैच खत्म हुआ होगा उसमें पढ़ा होगा, तो हमारे बॉडी में मिलेनिन क्या होता है? स्किन को कलर देता है, ठीक है? तो आप बताएंगे कि जो हीमोफीलिया है वो एक जेनेटिक डिजीज है, वो रॉयल डिजीज है क्योंकि वो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हुई थी सबसे पहले। तो भैया आप जानते हैं क्वीन विक्टोरिया तो क्या है ना, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। तो तीसरा आप याद रखेंगे, इसको क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी कहा जाता है। इसको क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको क्रिसमस फैक्टर डिजीज? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस बीमारी के बारे में 25 दिसंबर को पता लगा था कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। और इस बीमारी को बोलते हैं आप क्या?
हीमोफीलिया। तो 25 दिसंबर को आप क्रिसमस मनाते हैं तो क्रिसमस कारक डिजीज बोलते हैं इसको, तो हिंदी में लिखेगा इसको क्रिसमस कारक रोग भी कहा जाता है। अब इस बीमारी में क्या होता है तो आप बताओगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज रिड्यूस्ड। इस बीमारी में जेनेटिकली आपके कुछ ना कुछ सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती हैं और जो प्लेटलेट्स होती है ना उनका फॉर्मेशन कम हो जाएगा, उनका निर्माण कम हो जाएगा या कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफेक्ट हो जाएगा और आपकी प्लेटलेट जो हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगी या वो मैच्योर नहीं हो पाएंगी। और आप जानते हैं कि जब इस बीमारी में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है या तो कम या ना के बराबर हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है, तो क्या नहीं होगा मैम, प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। तो ऐसे लोगों को मैम जब चोट लगेगी तो मैम उनका बहुत ज्यादा खून बाहर निकल जाएगा और उस इंसान के अंदर खून की कमी हो जाएगी, या उस इंसान को बहुत ज्यादा खून बाहर निकल गया तो उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सी बीमारी है जिसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, आप बताएंगे वो हीमोफीलिया है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कुछ ना कुछ जेनेटिकली डिफेक्ट हो जाता है डीएनए या क्रोमोसोम में इस बीमारी में, और उस इंसान की प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है या उस इंसान में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं इसको? हीमोफीलिया। ठीक है, हाँ, बनते ही नहीं है, ये ना के बराबर, ये थोड़े बहुत बन जाते हैं तो वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलो तीनों बीमारी याद रखिएगा, कम होने से क्या होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं बनेंगी तो क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आती है। नेक्स्ट आपने एक नोट डालकर आपको एक पॉइंट लिखना है, इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया, डेंगू नहीं होता है डेंगू होता है वैसे ही, इन केस ऑफ डेंगू मलेरिया प्लेटलेट्स आर डिक्रीज्ड। डेंगू एंड मलेरिया प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है या प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। आपने सबने सुना होगा जब हमें डेंगू मलेरिया होता है तो डेंगू में तो बेसिकली प्लेटलेट्स ही कम होती हैं, बट मलेरिया में प्लेटलेट्स के साथ साथ आपका थोड़ा बहुत आरबीसी भी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड। अब मैम क्यों होती हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा डेंगू मलेरिया के बारे में बातें पता होना चाहिए। पहला है डेंगू जिसको हिंदी में बोलते हैं आप हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं आप? हड्डी तोड़ बुखार। और दूसरा एक साइड लिखेंगे आप मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को मलेरिया बोलेंगे हिंदी में। अब बात आती है मैम डेंगू क्यों होता है। जब आपके बॉडी में एक पैथोजन अटैक करता है तो आपको डेंगू होता है ना। तो आप डेंगू में लिखेगा पहला पैथोजन को हिंदी में बोलते हैं रोगजनक। ये पैथोजन होता क्या है? वो मेन इन्फेक्शन जो बाहर से आता है और आपके बॉडी में अटैक करता है और आपको बीमारी करता है, उसको आप बोलते हो पैथोजन। उसको आप क्या बोलते हो? पैथोजन। तो जरा बताइएगा डेंगू में पैथोजन कौन होता है? आप बताएंगे एक वायरस होता है। और कौन सा वायरस? अरबो विषाणु। आपसे पूछे डेंगू के पैथोजन का नाम, अरबो वायरस। अब ये अरबो वायरस किसके अंदर रहता है? वो इसका वेक्टर बन जाएगा, वो इसका वाहक बन जाएगा। और ये किसके अंदर रहता है? एक मच्छर के अंदर। और कौन सा? फीमेल एडीज इज़ैप्टी। तो याद रखिएगा कि एक मच्छर के काटने से डेंगू होता है, बट क्यों होता है? क्योंकि इस मच्छर के अंदर एडीज इज़ैप्टी, ये फीमेल स्पीसीज है मच्छर की, मादा एडीज इज़ैप्टी। जब ये काटेगा आपके बॉडी में अरबो वायरस आएगा और ये अरबो वायरस क्या करेगा? धीरे धीरे आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या क्या कर देगा? कम कर देगा। प्लेटलेट्स को मारने या प्लेटलेट्स को खाने लग जाता है और जिससे आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके डेंगू वाले। अब आइए जरा मलेरिया पे। मलेरिया के टाइम पर क्या होता है? देखो, मल का मतलब होता है बैड। मलेरिया, मल का मतलब होता है बैड,
और बैड मतलब खराब, दूषित, और एरिया का मतलब होता है एयर। कचरे के डिब्बे के पास, है ना, या कीचड़ पड़ा है, या पानी की टंकी है, उसके आसपास जो मच्छर रहते हैं उनमें क्या रहता है, आपका मलेरिया वाला मच्छर रहता है। ठीक है, चलो, तो अब मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया के पैथोजन का नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। कौन सा प्रोटोजोआ? आप नाम बताएंगे, प्लाज्मोडियम नाम का। कौन सा? प्लाज्मोडियम। और ये क्या है मैम? ये एक प्रोटोजोआ है मैम। आप प्रोटोजोआ क्या होते हैं बच्चा? तो अगर आपको नहीं समझ में आता है अभी, आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो बड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्रोटोजोआ को हिंदी में प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ, जबकि डेंगू वायरस से होता है। अब ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर रहता है? वो उसका वेक्टर हो जाएगा, वो उसका वाहक हो जाएगा। और ये किसके अंदर रहता है आप बताओगे? ये फीमेल एनोफ्लीज नाम के मच्छर में होता है। मादा एनोफ्लीज नाम के मच्छर में है, एनोफ्लीज। और ये मच्छर कहाँ रहता है? कूड़े कचरे का डिब्बा है, उससे गंदी सी हवा निकल रही है, उस हवा के अंदर कीचड़ पड़ा है, उसके अंदर घर के ऊपर टैंक है, उसकी सफाई नहीं करवाई आपने, उसके अंदर, है ना। तो जैसे ही ये आपको इस मच्छर ने काटा, आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम आया, और ये प्लाज्मोडियम किसकी संख्या कम कर देगा? मैम, ये प्लाज्मोडियम प्लेटलेट्स का काउंट कम कर देगा। बट प्लेटलेट्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हाँ जी, तो आप याद रखिएगा कि ये जो मच्छर कहाँ रहता है? कचरे के डिब्बे में रहता है। और क्या करेगा ये? तो आप बताएंगे कि ये प्लेटलेट्स और प्लस आरबीसी का काउंट भी कम कर देता है। याद रखिएगा, डेंगू के टाइम पर सिर्फ प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, बट यहाँ पर आरबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों का काउंट कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया प्लेटलेट्स आर डिक्रीज्ड, है ना, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम। अब आप ना एक बात सुन रहे होंगे, मैम ने यहां पर भी फीमेल मच्छर लिखा, यहां पर भी फीमेल मच्छर रखा, तो मैम क्या फीमेल मच्छर ही काटती है, मेल मच्छर नहीं काटते हैं क्या? तो मैं आपको इसका रीजन बता दूं कि जो फीमेल मच्छर हैं वो ज्यादा काटते हैं, वो हम लोगों पे ज्यादा अटैक करती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल मच्छर जब प्रेग्नेंट होती है ना, जब वो उनके वोम्ब में, उनके गर्भाशय में क्या होता है, जब उनके गर्भाशय में मतलब बच्चा बन रहा होता है, उनका एग बन रहा होता है, तो जब एग बन रहा होता है तो अपने बच्चे को लालन पोषण के लिए, अपने बच्चे में न्यूट्रिशन के लिए हमारा खून पीती हैं, क्योंकि हमारे खून में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या सारे के सारे न्यूट्रिएंट, मिनरल्स होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो फीमेल मॉस्किटोज होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और अपने बच्चे का लालन पोषण करने के लिए वो ज्यादातर हम लोगों का खून पीती हैं और हम लोगों पे अटैक करती हैं, ताकि उसके बच्चे का लालन पोषण हो पाए। अब बात आती है कि मैम मेल मच्छर फिर कैसे सरवाइव करते हैं? तो जो मेल मच्छर होते हैं ना, वो अपनी फीडिंग कहां से लेते हैं, वो अपना खाना कहां से खाते हैं? तो आप बताओगे फ्लावर सेप से लेते हैं। जो फूल होता है, फूल के अंदर से थोड़ा सा जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड के अंदर भी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो मेल मच्छर है वो पुष्प से या फूलों से,
फूलों के ऊपर जो शाखाएं होती हैं छोटी छोटी, उसके अंदर क्या उससे क्या ले लेता है, अपना खाना ले लेता है। बट जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वो हमारे ह्यूमन बींग्स पे ज्यादा अटैक करती हैं। तो ये आपका था प्लेटलेट्स। दीपक कुमार मैंने आंसर दे दिया है कि मैम फीमेल मॉस्किटो ही क्यों ब्लड पीती हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्ब्रियो, या आप एग बोल सकते हैं, अपने एग को लालन पोषण देने के लिए हमारा खून पीती हैं। और मेल कहाँ से लेते हैं आप बताओगे, फूलों के सैप से, फूलों की बड से, फूलों की शाखाओं से। फूल वगैरह पर बैठ जाते हैं तो वहां पर फूल के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड निकलता रहता है, या फूल के ऊपर बैठते हैं तो उसको सक कर लेते हैं फूल में लिक्विड को, तो उसमें न्यूट्रिशन होता है, वो वहां से खाना अपना ले लेते हैं। या कचरे के डिब्बे में या कीचड़ में, इन सब के अंदर जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन होता है वो वहां से ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लड का आज एक पार्ट कंप्लीट हो गया। एक पार्ट में आपने क्या पढ़ा, तो ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे आपने पढ़ लिए। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा आपका कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरा लिखेंगे यहां पर ब्लड का दूसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं आप ब्लड ग्रुप। दूसरा आप लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हिंदी में बोलेंगे रुधिर समूह। ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन किसको खून डोनेट कर सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, ऐसे सारे आपके क्वेश्चंस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? आप में से कुछ बोलेंगे 8 होते हैं, कुछ बोलेंगे 4 होते हैं, कुछ बोलेंगे 10 होते हैं, कुछ बोलेंगे 2 होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप बताएंगे मैम ब्लड ग्रुप में हमारा ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड आता है वो कौन से सिस्टम में आता है, वो एबीओ सिस्टम में आता है, एबीओ तंत्र में आता है। और एबीओ सिस्टम में टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? आप बताओगे इसके अंदर 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, आप बताएंगे हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैम हम हैं ह्यूमन बींग्स, हम हैं ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड ग्रुप आता है वो एबीओ सिस्टम में आता है। और एबीओ सिस्टम में टोटल कितने होते हैं? 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जबकि ऐसे इस यूनिवर्स में टोटल 55 सिस्टम्स हैं। आपने कभी सुना है गाय का ब्लड ग्रुप क्या है, भैंस का क्या है, बकरी का क्या है? तो आप ये नहीं बोल सकते कि टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम में एक सिस्टम है एबीओ सिस्टम, जिसके अंदर हमारा ब्लड ग्रुप आता है, और उसको बोलते हैं, उसके अंदर कितने आते हैं? 8 ब्लड ग्रुप आते हैं। अब ये 8 कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए पॉजिटिव, एक होता है ए नेगेटिव, एक होता है बी पॉजिटिव, आप बताएंगे एक ए पॉजिटिव, एक ए नेगेटिव, एक बी पॉजिटिव, एक बी नेगेटिव, एक ए बी पॉजिटिव, एक ए बी नेगेटिव, एक ओ पॉजिटिव, एक ओ नेगेटिव। ये 8 ब्लड ग्रुप हैं। अब ये आपको देखने हैं कि कैसे बनेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि एबीओ सिस्टम में टोटल कितने होते हैं? 8 ब्लड ग्रुप। अब बात आती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है? फादर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप या एबीओ सिस्टम कौन है, या ब्लड ग्रुप के फादर कौन है? रुधिर समूह के जनक कौन है? आप बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर हैं। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप बोलते हो। अब मैम इनको क्यों बोलते हैं हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुप? तो जरा ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट मेरा। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, इस एबीओ ब्लड ग्रुप में इन कार्ल लैंडस्टीनर ने ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी? इन 1900, और जिसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है मैम, एबीओ सिस्टम क्या है बच्चा? एबीओ सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर हम जो
हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका खून आता है। ठीक है, चलो ये याद रखिएगा कि हमारा खून आता है वो एबीओ सिस्टम में आता है, और एबीओ सिस्टम के जनक कार्ल लैंडस्टीनर हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की। कब? 1900 में। नोबेल प्राइज कब मिला? इन 1930 में। अब कौन सा ब्लड ग्रुप बचा? ए बी ब्लड ग्रुप। देखो एक था ए, एक था बी, एक ओ, ये तो खोज हो गई। ए बी की किसने की थी? आप बताओगे। ए बी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय डक्सटेलो एंड स्टर्ली। डक्सटेलो एंड स्टर्ली। कब? इन 1902। 1900 में इन तीन की खोज हुई, कार्ल लैंडस्टीनर ने की, और 1902 में 2 साल बाद डक्सटेलो स्टर्ली ने खोज की। किसकी? तो आप बताएंगे। हाँ, इतना लेट भी मिलता है बच्चा नोबेल प्राइज। ठीक है, तो आप बताएंगे कि एबी ब्लड ग्रुप की खोज डक्सटेलो स्टर्ली 2 साइंटिस्ट ने मिलकर की, और एबीओ की आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने की। अब बात आते हैं कि मैम कैसे ब्लड ग्रुप बनते हैं, कितने ब्लड ग्रुप, ये कैसे बने मैम? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये चीज पढ़ने के लिए आपको 2 मीनिंग पता होना चाहिए। 2 वर्ड पढ़ते हैं आप बायोलॉजी में। कौन कौन से वर्ड मैम? नंबर 1 इज एंटीजन। जब ये समझ में आएंगे तो ही आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। नंबर 2 इज एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन को लिखा जाता है हिंदी में प्रतिजन, प्रतिजन, और शॉर्ट फॉर्म में एजी लिखा जाता है। एंटीबॉडी को लिखा जाता है प्रतिरक्षी, और इसको ए बी से डिनोट किया जाता है। ए बी से डिनोट किया जाता है। राइट, एक साइड लिखेंगे एंटीजन, एंटीजन, एक साइड लिखेंगे एंटीबॉडी। अब क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही हमारे खून के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं। ये दोनों हमारे खून के अंदर होते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है मैम एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर हैं। ये दोनों क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन ही बोलेंगे आप। ग्लाइकोप्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है एक शर्करा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। बहुत सारे छोटे छोटे माइनर सी पार्टिकल्स जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनते हैं उनको आप क्या बोलते हो? ग्लाइकोप्रोटीन। सेम स्ट्रक्चर इधर वाला भी ग्लाइको प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन। तो मैम डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैम? तो मैं आपको बता दूं, जो एंटीजन्स होते हैं वो होते हैं आरबीसी पर, आरबीसी पर, जबकि एंटीबॉडी या तो डब्ल्यूबीसी पर या प्लाज्मा में मिलेंगे आपको। बस यही मेन डिफरेंस है यहाँ पर। अगर ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर आरबीसी पर दिखी उसको आप एंटीजन बोलेंगे। अगर ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा पे मिली आप उसको एंटीबॉडी बोल देंगे। आप उसको क्या बोल देंगे? एंटीबॉडी बोल देंगे। तो बच्चा अगर आपको एंटीजन देखना है तो आप कौन सी ब्लड सेल्स लोगे? मैम हम आरबीसी लेंगे। और आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा बताया था मैम ने? पेड़े के जैसी होती है ना, या अंडा आकार की होती हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि आपने ऐसे आरबीसी लिया और इस आरबीसी पर ऐसे आपको ग्लाइकोप्रोटीन की कुछ स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन की जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या कहलाती हैं मैम? ये एजी, एजी का मतलब एंटीजन कहलाती हैं। और एंटीजन कितने टाइप की होती हैं आप बताओगे? एंटीजन 2 टाइप की होती हैं, ए और बी। एंटीजन कितने टाइप की होती हैं? 2, ए और बी। और बच्चा अगर आपको एंटीबॉडी देखना है तो आप क्या उठाओगे? या प्लाज्मा भी उठा सकते हो और आप डब्ल्यूबीसी भी उठा सकते हो। और जरा बताइए डब्ल्यूबीसी कैसा बनाऊं? मैम कैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? डब्ल्यूबीसी तो इर्रेगुलर होती हैं, और जब डब्ल्यूबीसी पर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई दिखेगी आपको तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसको आप एंटीबॉडी बोलेंगे। ए बी, और एंटीबॉडी भी कितने टाइप का होता है? 2, कैपिटल ए कैपिटल बी। कुछ समझ में आया? नहीं आया?
मोतरफ कह रहे हैं मैम लोअर पीसीएस में सब क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए में से आए थे, एक क्वेश्चन को छोड़कर। तो एक तो चल भी जाता है, क्या हो गया तो, है ना। चलो मोहतरम, थैंक यू वेरी मच। मोतरिफ, ओके मोतरिफ, आपका नाम मोतरिफ है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं कि एंटीजन्स एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर है। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर आरबीसी पर दिखेगी, एंटीजन दो टाइप का, स्मॉल ए स्मॉल बी। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा पे दिखेगा, उसको एंटीबॉडी बोलेंगे, और एंटीबॉडी ए और बी दो टाइप का होता है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक पढ़ने में कोई दिक्कत हुई होगी। अब जरा ध्यान से सुनिए मेरा नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आपको मेरी अगले दो लाइनें समझ में आ गई ना, मैं बता रही हूं आपको जीवन भर के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप किससे खून लेंगे, किसको खून देंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरा पहला पॉइंट मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला कि आरबीसी की सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। फिर रिपीट कर रही हूं, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। मान लो मेरे आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए टाइप का एंटीजन है, जरा बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। मान लो बी है, ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, बी ब्लड ग्रुप बन गया। मैम ए और बी दोनों हैं तो मैम ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। और बच्चा अगर दोनों ही नहीं होते हैं तो कौन सा बन गया, ओ बन गया। अब मैं आपके जीके के लिए क्वेश्चन बता दूं यहां पर, ये जो आप ए बी ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, ओ नहीं होता है बच्चा, ये जीरो ब्लड ग्रुप होता है, ये जीरो ब्लड ग्रुप होता है ना। और ये जो जीरो ब्लड ग्रुप है ना, ये मैम किडनी में ब्लड कहां से होकर आता है, यही नहीं आया। ये कैसे हो सकता है, इतना 10-20 बार चिक के पढ़ाया है मैंने कि किडनी में ब्लड कहां से आता है। तो किडनी में जो आपका हार्ट वाला पार्ट है, पढ़ाया था मैंने, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, सब पढ़ाया था मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, ये ओ नहीं होता है, इसको बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो का मतलब जिसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है। अरे भैया जब ए टाइप का एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप, बी टाइप का एंटीजन है बी ब्लड ग्रुप, दोनों ही है तो ए बी बन गया। जब है ही नहीं एंटीजन तो कौन सा बना दिया हमने, जीरो। यहां पर जीरो है, ये ओ नहीं होता है। बट आप ए बी जीरो बोलते हैं आप तो अच्छा नहीं लगता, तो साइंटिस्ट लोगों ने इसका नाम रख दिया ए बी ओ ब्लड ग्रुप। बट ए बी ओ नहीं होता है, वो ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन नहीं होता उसको ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। चलो हो गया, एक लाइन आपको समझ में आ गई। यहां से क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, एक बार फिर रिपीट कर देती है मैम, कोई बात नहीं। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। अगर ए टाइप का एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप है, अगर बी टाइप का एंटीजन है बी ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों ही है तो ए बी, और अगर नहीं है तो ओ बन गया, ओ बन गया, ठीक है, हो गया। चलो मैम हो गया। अब सुनो दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरा दूसरा पॉइंट। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर मैम एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए, बी। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए। तीसरा आप बताएंगे कि मैम अगर ए बी है तो मैम यहां पर एक भी होना नहीं चाहिए, और मैम अगर ओ में तो एंटीजन है ही नहीं तो यहां पर आप दोनों बना दीजिए। दिक्कत क्या है, नहीं समझ आया। रेहान कह रहे हैं यूपी SSC सिकल सेल एनीमिया भी आया था, 5 क्वेश्चन आपके अभी तक की क्लास में आए मैम जो आपने पढ़ाया, थैंक यू सो मच मैम। रेहान जी का कहना है कि आपने इस बैच में जो पढ़ाया अभी तक उसमें से 5 क्वेश्चन आए यूपी SSC में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि 3 क्लास में 5 क्वेश्चन आ गए, वो भी लोअर पीसीएस में। वाह बहुत अच्छी बात है, सुन के मजा आ गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन वही आपका ब्लड ग्रुप। एंटीजन के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए बच्चा। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो बी टाइप का एंटीबॉडी, बी टाइप का एंटीजन है तो ए टाइप का एंटीबॉडी। अगर दोनों ही एंटीजन है तो यहाँ एंटीबॉडी होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया तो वो एंटीबॉडी एंटीजन पे अटैक करेगा, खून खराब हो जाएगा, मर जाओगे आप, ठीक है। और जब दोनों ही नहीं है मैम, एंटीजन है ही नहीं, तो मैम एंटीबॉडी आप दोनों कर दो। अब बताओ जरा कुछ प्रॉब्लम हुई है तो। अब सुनो ध्यान से, आपके 2 क्वेश्चन हो गए यहां से।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, एंटीजन या एंटीबॉडी? आपका आंसर क्या आएगा? एंटीजन। क्यों? क्योंकि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है भाई क्या आपका ब्लड ग्रुप। पहला क्वेश्चन क्लियर। आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप कौन सी ब्लड सेल्स डिसाइड करती हैं, आपने क्या उठाया ब्लड ग्रुप देखने के लिए? एंटीजन उठाया। एंटीजन किसमें है? आप क्या बताएंगे? एंटीजन तो आरबीसी पर होते हैं। दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, चलो अब नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब एक टेबल बनाओ आप मेरे साथ चुपचाप, अगर नहीं समझ में आया तो। पहले कॉलम में लिखो ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह है। दूसरे में लिखेंगे आप एजी फॉर मैम एंटीजन। तीसरे में लिखेंगे ए बी फॉर एंटीबॉडी। नेक्स्ट में लिखेंगे डोनेट का मतलब खून दे सकता है। नेक्स्ट में लिखोगे एक्सेप्ट, खून ले सकता है। और नेक्स्ट में लिखोगे पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव। मैंने अभी पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी कंसेप्ट नहीं बताया है, ये आपको अभी छोड़ देना है। मैंने अभी कुछ नहीं बताया कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। पहले हम नॉर्मल ब्लड ग्रुप की बात करते हैं बच्चा। ठीक है, चलो तो ये आपकी टेबल बन गई। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने लिखा क्या है इस टेबल के अंदर। मैम ने लिखा है पहले कॉलम में ब्लड ग्रुप, दूसरे कॉलम में लिखे हैं एंटीजन, तीसरे में लिखा है एंटीबॉडी, चौथे में लिखा है डोनेट मतलब किसको खून दे सकते हो आप। नेक्स्ट में लिखा है एक्सेप्ट, किससे खून ले सकते हो। नेक्स्ट में लिखा है पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव, बट मैम ने अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बताया, वो बाद की बात है। ठीक है, चलो बना दो इसको, इस टेबल को। मुझे लगता है आप बना दोगे। अगर मैंने लिखा ए ब्लड ग्रुप, जरा बताइए एंटीजन कौन सा लिखूं? स्मॉल ए। जरा बताइए एंटीबॉडी कौन सा आएगा? बी। अगर मैंने बी ब्लड ग्रुप लिखा तो एंटीजन कौन सा? जिस टाइप का एंटीजन वही तो ब्लड ग्रुप, तो बी ए टाइप का एंटीजन। एंटीबॉडी ऑपोजिट कर दो, ए बी। तो जरा बताइए ए बी है तो ए बी में तो मैम दोनों ही होते हैं और बी, और यहां पर मैम होता ही नहीं, डैश लगा दिया मैंने। नेक्स्ट जीरो ब्लड ग्रुप, बट जीरो बोलने में सुंदर नहीं लग रहा मैम, ओ बोलने में सुंदर लग रहा। ओ मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, जब है ही नहीं तो दोनों एंटीबॉडी कर दो, दिक्कत क्या है? जरा बताओ, इतनी बात समझ में क्या दिक्कत आई? क्या बताओ जरा, कुछ दिक्कत आई इतनी बात समझ में? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई। अब जरा बताओ किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते? मैम ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते? मैम ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते। इतनी बात हमारे पल्ले पड़ गई पल्ले। तो अब नेक्स्ट भी सुन लो, आपको क्या सुनना है। जब, ध्यान से सुनना, जब ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इस इंसान को किसी का भी खून चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी उसका आंसर सुनो। आपका ब्लड ग्रुप है ए बी, आप में सिर्फ एंटीजन है। अब आपका मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जब भी हमारे बॉडी में कोई बाहर से पार्टिकल आता है उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में उस पार्टिकल पर अटैक करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। जब भी कोई हार्मफुल एलिमेंट आता है बाहर से तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब मैम कोई ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी है ही नहीं अटैक करने के लिए तो इसको किसी का भी खून चढ़ा दो, एंटीबॉडी है नहीं तो वो अटैक क्यों करेंगी? इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को आप बोलते हो यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हो? यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही। सर्व का मतलब सबसे, ग्राही मतलब खून लेने वाला। जरा ध्यान से सुनो मैम, जब भी बाहर से कोई एंटीजन या खराब पार्टिकल आते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लग जाती है खून में, और वो एंटीबॉडी उस बाहर से आए हुए एंटीजन पर अटैक करती है। बट मैम ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो अटैक कोई कर नहीं सकता। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही, खून, सबसे खून लेने वाला। अब जरा आइए ओ में क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। तो भैया ओ को आप किसी का भी खून दे दो, ओ का खून किसी को भी चढ़ा दो, जब एंटीजन गया ही नहीं तो एंटीबॉडी अटैक करेंगी ही नहीं। तो जरा बताओ इसको क्या बोल दोगे आप? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। क्या बोल दोगे? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता रुधिर समूह है। बताओ कुछ समझ में आया? चलो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूं।
आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन वो आपका ब्लड ग्रुप, एंटीजन के ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। और मैम बाहर से एंटीजन आते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं और वो एंटीबॉडी से एंटीजन पे अटैक करते हैं और इंसान मर जाता है। ठीक है, उसके खून का क्लॉट हो जाता है, अंदर ही खून की कोएगुलेशन हो जाता है या खून का एक्यूमुलेशन हो जाता है, खून क्रिस्टल की फॉर्म में जम जाता है, खून इंसान का खराब और इंसान मर जाता है। ठीक है, बट मैम जब ए बी में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो अटैक कहां से करवाओगे? तो इसको किसी का भी खून दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए यूनिवर्सल रिसीवर। और ओ में जब एंटीजन जाएगा ही नहीं तो भैया इसका खून किसी को दे दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो जरा बताइए यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसीवर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है मैम जी, एंटीजन को कैपिटल अक्षर से लिखा है बुक में, गलत है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कैपिटल देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि ए को कैपिटल लेटर से लिखोगे बी को लिखोगे, बस ये डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। एक को स्मॉल लेटर में लिख दो, एक को कैपिटल लेटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको कैपिटल लेटर में लिख दो, इसको स्मॉल लेटर में लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कहीं पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि किताब में लिख दिया उसको ए, उसको बी, इसको कैपिटल लेटर से, इसको स्मॉल लेटर में। आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, चलो अब जरा मुझे एक बात बताओ, आप डोनेट और रिसीव वाले कॉलम में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये दोनों कॉलम अपने आप बना लोगे? कैसे नहीं बना पाओगे? ये देखो, आप बड़ा आराम से बना लोगे। डोनेट वाला कॉलम और नेक्स्ट आप रिसीव वाला कॉलम, किसको खून दे सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर, सबसे खून लेने वाला। तो ए बी के रिसीव वाले कॉलम में लिख दो मैम ऑल। ऑल का मतलब क्या है? ये सबसे खून ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से, ओ से। ठीक है, सबसे खून लेने वाला है, यूनिवर्सल रिसीवर है, तो मैम ये क्या बन गया? ऑल। ओ सबको खून दे सकता है तो ओ के डोनेट वाले कॉलम में ओ लिख दो। किस किस को? ए को, ओ को, बी को और ए बी को, सबको खून दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब ध्यान से सुनो, ए वाला किस किस को खून दे सकता है? ए वाला एक तो ए को देगा, एक यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी। तो ए वाला ए बी के लिए क्या बन गया? डोनर बन गया मैम। तो ये एक तो ए को दे सकता है, एक बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बट ध्यान से सुनिएगा, ए बी वाला खून लेगा तो सबसे लेगा, बट जब ए बी खून देगा सिर्फ ए बी को ही देगा। इसको स्टार कर लीजिएगा, इसको स्टार कर लीजिएगा, इसको स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, जब ए वाला खून रिसीव करता है तो एक तो ए वाला ए से ले लेगा, एक ओ क्यों? यूनिवर्सल डोनर है। बी वाला बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा, और ए भी तो सबसे ले सकता है, बट ओ वाला जब खून रिसीव करता है तो सिर्फ किससे करता है? ओ से ही करता है। ये आपका टेबल बन गया जो आपकी किताबों में लिखा हुआ होता है, आपको कभी समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। नहीं समझ में आया? एक बार और सुन लो। ए बी यूनिवर्सल रिसीवर जब खून लेगा सबसे, जब खून देगा तो ए बी को ही देगा। ठीक है, ओ यूनिवर्सल डोनर, खून देगा सबको देगा, खून लेगा तो ओ से ही लेगा। बाकी आप बना लोगे। पॉजिटिव नेगेटिव अभी की बात नहीं है, वो हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी की क्लास में जितना मैंने पढ़ाया आप जरा बताइए, कुछ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताएं। हाँ जी, जल्दी कमेंट करके बताएं। मैम कहीं आप ही तो नहीं यूपी SSC का पेपर सेट कर रही हैं? 4 क्लास से पढ़ाया हुआ 5 क्वेश्चन आया था। ऐसा नहीं है अमन, हम इतनी बड़ी पहुंची हुई चीज़ थोड़ी ना कि हम यूपी SSC का पेपर ही सेट कर देंगे। मैम 8th क्लास में बायो पढ़ी थी, बायो पढ़ने में सिर्फ मजा नहीं, आप 3 क्लास कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है हो गया। क्या कह रहे हैं? विट्रो का मतलब, अरे रुक जाओ यार कामदेव मंडल, रुक जाओ तुम, विट्रो सब बताएंगे, तुम इतना क्यों दिक्कत आ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है मैम, सबको समझ में आ गया। ओके, किसी को डाउट हो आप मुझसे पढ़ाए हुए से डाउट पूछो, आगे मत चलो बस आप मुझसे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई बच्चा आगे के डाउट पूछता है। पढ़ा रही हूं मैं यहाँ पर ब्लड, आप डाउट पूछ रहे हो किडनी के, वो बहुत मतलब टॉलरेट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन वही आपका ब्लड ग्रुप, जिस टाइप का ब्लड ग्रुप उसी के ऑपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। ठीक है, जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं वहां ब्लड के अंदर वही केमिकल कंपाउंड मिलाए जाते हैं जो मैंने बताया था, सोडियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम सिट्रेट। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, रिवाइज करने पे सही हो जाएगा। ओके, आप कर लीजिएगा। मानव में अमीबा कितनी होती है? मैंने कब कहा मानव में अमीबा होती है? मैंने कहा था मानव में अमीबा जैसी WBC होती है। यार तुम लोग पढ़ने में ध्यान तो देते नहीं हो। ठीक है,
मैम ओ नेगेटिव 1% में क्यों पाया जाता है? अरे रुक जाओ यार सुरेंद्र, तुम फिर आगे चलने लग गए यार, चुल बहुत है तुम लोगों को। अगली क्लास में अभी पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ाने तो दो मुझे, पढ़ाया कहना है कहाँ है मैंने। मैम आरबीसी सोते टाइम पर कम हो जाती है। यस, जब आप पहाड़ी एरिया पे जाते हो तो आपकी आरबीसी 10% बढ़ जाती है, जब आप रात को सोते हो तो आरबीसी 5% कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है रात को सोते समय 5%? क्योंकि रात को आपके बॉडी को रेस्ट का मूड, आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, आपके टिश्यूज सेल्स रेस्ट कर रही है, और जब टिश्यूज रेस्ट कर रहे हैं तो आरबीसी क्या लेकर आता है? ऑक्सीजन। रात को आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, इसीलिए आपके बॉडी में आरबीसी कम हो जाती है, ताकि कम ऑक्सीजन आए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आया। मैम मॉस्किटो कितने प्रेजेंट होते हैं? आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि हड्डियों में बुखार आ जाता है, हड्डियों में जॉइंट्स में दर्द होता है इसलिए। और बताइए जरा। मैम मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही हूं, उसमें आएगा ना इससे? यस बिल्कुल आएगा, स्टेट पीसीएस में क्यों नहीं आएगा, जनरल साइंस में आएगा ही आएगा। साइंस एंड टेक अलग होता है बच्चा। ठीक है, प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? बता दो दिया। प्लेटलेट्स अगर बनना ही बंद हो रही है बचपन से, जन्म से ही, तो वो हीमोफीलिया कहलाएगी। मैम एंटीजन की फॉर्मेशन कैसी दिखाई देती है? ऐसा सी सा बना हुआ दिखता है, सी सा, सी। ठीक है मैम, पहली बार हमको आपकी क्लास में हर चीज याद हो जाता है। ओके मैम, आप बहुत डीप पढ़ा रहे हो। फिर वो एक बच्चा आया था बीच में कि मैम आप ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो। ऐसे ही बच्चे इस दुनिया में है ना मैम। एक बार फिर यूनिवर्सल, चलो मैं बता देती हूँ। एक बच्चा कह रहे मैम वापस कॉन्सेप्ट रिपीट करो। देखो बच्चा, ए बी में क्या नहीं है? ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, तो भैया जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो अटैक कहां से करवाएगा ये? तो इसको किसी का भी खून दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ओ में एंटीजन नहीं है, जब ओ का किसी को भी दे दो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया खेल। मलेरिया की दवाई का नाम बताओ। मलेरिया की दवाई होती है बेटा कुनीन, जो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। मैंने आपको बताया भी होगा, कुनीन। कुनीन ड्रग दी जाती है जो बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। सिनकोना की बार्क, बार्क से ना छाल, छाल, छाल से बनाया जाता है। और कुछ